ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही है क्लास? ओके। तो लास्ट ब्रेक पे जाने से पहले हमने वर्क फ्लो के कुछ एग्जांपल्स देखी थी। नाउ वी विल डिस्कस सम कोर एंड सपोर्टिंग इंजीनियरिंग वर्क फ्लोज। सो जो हमारे पास कोर इंजीनियरिंग वर्क फ्लोज हैं, जिसमें हमारे पास बिजनेस मॉडलिंग के लिए एक वर्क फ्लो है कि हाउ वी मॉडल बिजनेस अप्रोच, बिजनेस एनालिसिस की टर्मिनोलॉजीज में रिक्वायरमेंट्स वर्क फ्लो, रिक्वायरमेंट जब गैदर करें तो उनका क्या वर्क फ्लो होगा, एनालिसिस एंड डिज़ाइन से रिलेटेड वर्क फ्लो, इम्प्लीमेंटेशन वर्क फ्लो, टेस्टिंग का वर्क फ्लो। मीन्स ये हमारे पास जो जितनी भी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्या वर्क फ्लो हमारे पास हो सकता है। सो वी हैव डिफरेंट वर्क फ्लोज एग्जाम्पल एंड देन वी हैव सम सपोर्टिंग वर्क फ्लोज। ठीक है, जो हेल्प आउट कर रहा होगा। और हमारे पास कोर सपोर्टिंग वर्क फ्लो में कौन कौन से वर्क फ्लोज हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क फ्लो, कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट वर्कफ्लो एंड एनवायरनमेंट वर्कफ्लो। ठीक है, तो जब हम बिजनेस मॉडलिंग वन बाय वन अब हम सबको देखते हैं। कोर इंजीनियरिंग वर्कफ्लो का जो हमारे पास बिजनेस मॉडलिंग वाला वर्कफ्लो है, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस मॉडलिंग क्या है? बेसिकली मॉडल बिजनेस मॉडलिंग स्ट्रेटेजी हमें ये बता देती है कि यूजुअली होता ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जो बिजनेस इंजीनियरिंग में जो बिजनेस पर्सपेक्टिव है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर टू डिफरेंट कम्युनिटीज, और दोनों एक दूसरे से दोनों की इंटरेक्शन बहुत कम होती है। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। सो बिजनेस एनालिस्ट का क्या होता है? क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेना और देन उसको आगे फॉरवर्ड कर देना। एंड देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या टास्क होता है कि उस चीज़ को डेवलप करना। बट दे बोथ रिलेट टू टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, बट जो एंड प्रोडक्ट है वो दोनों की जो है वो इंटरेक्शन के थ्रू ही बनेगा। जो बिजनेस एनालिस्ट जो चीज़ एनालिस्ट एनालिसिस परफॉर्म करेगा उसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंट करेगा। सो होना क्या चाहिए कि दोनों के लिए हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें ये दे बोथ कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो ये दोनों जो हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, दे बोथ कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? रैशनल यूनिफाइड क्या कह रहा है कि वो एक कॉमन लैंग्वेज एंड प्रोसेसेस दे रहा है फॉर बोथ कम्युनिटीज, as well as showing how to create and maintain direct traceability between business and सॉफ्टवेयर मॉडल्स, कि किस तरीके से हम डिफरेंट टूल्स को फॉलो करते हुए एक ऐसी डॉक्यूमेंट बनाएं जिसके लिए ट्रेसेबिलिटी दोनों के लिए दोनों ट्रेस कर सके। मीन्स या बिजनेस एनालिस्ट भी उसको यूज़ कर सके, इजिली रीड कर सके, उस डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड कर सके, और सेम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी उस डॉक्यूमेंट को रीड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। सो दोनों दोनों जो है वो एक ही जो है वो प्लेटफॉर्म पे हो। सो और ऐसी टर्मिनोलॉजी डिफाइन करना जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। सो बिजनेस मॉडलिंग हमें क्या चीज़ डिटरमाइन कर रही है कि जो दो डिफरेंट हमारे पास पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से एक तरीके से हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। सो ये हम देख लेते हैं इन बिजनेस मॉडलिंग। ठीक है, जब हम बिजनेस मॉडलिंग की बात कर रहे हैं तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से वी डॉक्यूमेंट बिजनेस प्रोसेसेस यूजिंग सो कॉल्ड बिजनेस यूज केसेस। अच्छा, जब हम रिक्वायरमेंट्स की भी बात कर रहे थे तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ रिक्वायरमेंट आती है? सबसे पहले आती है हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट, एंड देन फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो बिजनेस रिक्वायरमेंट इज दैट कि व्हाई वी आर डूइंग समथिंग। हम कोई अगर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? अगर हम एलएमएस बनाने जा रहे हैं तो हम क्यों बना रहे हैं? अगर हम ऑनलाइन टीचिंग का कोई जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकें तो क्यों बना रहे हैं? सो हर चीज़ को बनाने के लिए वी शुड हैव अ बिजनेस नीड। ठीक है, कोविड-19 से पहले हमने शायद हमारे माइंड में भी नहीं था कि हम इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करेंगे, बट इट वाज अ बिजनेस नीड। जब सब कुछ बंद हो गया, एक इंस्टीट्यूट ने इनिशिएटिव, कितने दिन तक बंद रखेंगे आप चीज़ों को? ठीक है, आपकी इकोनॉमी डाउन होगी, चीज़ों को आपने किसी तरीके से नॉर्मलाइज करना है। आप कॉलेजेस स्कूल यूनिवर्सिटीज़ नहीं बंद कर सकते इतने लॉन्ग पीरियड के लिए। तो एक बिजनेस नीड क्या आई कि वी शुड टेक एन इनिशिएटिव ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। एक ने स्टार्ट किया, दो ने आहिस्ता 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 करते हुए फिर ये बिजनेस नीड बन गई। हर इंस्टीट्यूट, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के लिए ये नेसेसिटी बन गई कि अब हमने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे जितने भी कॉम्पिटेटिव है वो सब इस तरफ जा रहे हैं। सो दैट इज द बिजनेस नीड। ऑब्जेक्टिव जो रेस करे जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ कोई इनिशिएटिव लो, सो दैट इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट।
कि किसी भी चीज़ का जब हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी क्या नीड है, हम ऐसा डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, या इस सॉफ्टवेयर को हम क्यों ऑप्ट कर रहे हैं। So that is business need. Once business need is identified, आपने business need को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है हमें इसकी जरूरत है, हर कोई इस पे काम कर रहा है, तो हम भी इस तरीके का काम करेंगे, ये business need हो गई। अब वो बिजनेस एनालिस्ट मार्केट पर्सपेक्टिव से उसको रिक्वायरमेंट देगा कि और अदर यूनिवर्सिटी, जैसे मैं एलएमएस की एग्जांपल दूं या कोई लर्निंग टूल की बात करूं, ऑनलाइन लर्निंग टूल, ये बाकी मार्केट प्लेस पे क्या क्या काम हो रहा है और हम इसको कैसे और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो ये सारे काम बिजनेस एनालिसिस में आएंगे, और ये कौन कर रहा होगा, बिजनेस एनालिस्ट मार्केट सर्वे कर रहा होगा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो है जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऑनलाइन टूल देख रहा होगा। उसके बाद फिर वो डिसाइड करा होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कितना पोटेंशियल है और हम किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, जब बिजनेस रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो फाइनलाइज हो गई, द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब आपने ये बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक सॉफ्टवेयर का स्कोप डिफाइन कर दिया है, अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रखनी है, फिर वो बिजनेस रिक्वायरमेंट की बेसिस पे आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिजनेस मॉडलिंग करते हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन बिजनेस मॉडलिंग वी डॉक्यूमेंट बिजनेस प्रोसेसेस यूजिंग सो कॉल्ड बिजनेस यूज केसेस। बिजनेस यूज केसेस हम डिज़ाइन करते हैं और उसी की बेसिस पे हम बिजनेस प्रोसेसेस डॉक्यूमेंट करते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस assures a common understanding among all stakeholders of what business process need to be supported in the organization। ठीक है, यहाँ पे हम क्या चीज़ जो है वो अश्योर कर रहे होते हैं कि और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें क्लाइंट्स भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी है। ठीक है, वो सब क्या चीज़ जो है वो श्योर कर रहे होते हैं कि हमारे जो बिजनेस प्रोसेस है वो कौन कौन से ऐसे बिजनेस प्रोसेस हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर सकती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो सकते हैं। The business use cases are analyzed to understand how the business should support the business processes. This is documented in a business object model. Many projects may choose not to do business modeling. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ पे जो है वो यूज केसेस डायग्राम जो है वो बिजनेस यूज केसेस डायग्राम यूज करेंगे, जो आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से डिटरमाइन कर सकें कि व्हाट शुड बी द बिजनेस प्रोसेसेस, और उसी की बेसिस में आप ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसके एक पूरा फॉर्मेट होगा। आपने उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास, और पूरी बिजनेस पर्सपेक्टिव से उसकी मॉडलिंग। देन इज रिक्वायरमेंट्स। Requirements क्या है? The goal of the requirements workflow is to describe what the system should do and allows the developers and the customers to agree on that description. Requirements हमें क्या बता रही है कि हमारा सिस्टम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, कौन कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जब आपने बिजनेस परस्पेक्टिव से बिजनेस वर्कफ्लो डिफाइन कर दिया, जो नेक्स्ट होगा आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स वर्कफ्लो, कि हमारा सिस्टम कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। To achieve this, we elicit, organize, and documents required functionality and constraints, track and document trade-offs and decisions. इस टास्क को अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिक्वायरमेंट्स को एलिसाइट कर रहे होते हैं, मीन्स रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वन बाय वन डिटेल में ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, एंड देन उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट भी कर रहे होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी बता रहे होते हैं कि क्या क्या काम हो सकता है, और कंस्ट्रेंट्स, अगर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो लिमिटेशंस भी जो है वो हम लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं। ट्रेड ट्रैक एंड डॉक्यूमेंट ट्रेड ऑफ्स एंड डिसीजंस, और जो हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है और उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, जो भी कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, कोई चेंज कहीं किसी एंड पे हमें जाके कोई डिसीजन लेना हो, किस रिक्वायरमेंट को चेंज करना है नहीं करना, अगर चेंज करना है तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा, कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें भी आप
रिक्वायरमेंट्स वर्कफ्लो में ही डिफाइन कर रहे होते हैं। एनालिसिस एंड डिज़ाइन, एनालिसिस और डिज़ाइन में हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाने से पहले ही हम उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, सो दैट इजीली हम उस स्ट्रक्चर को थ्रू कोड इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हम क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट द टास्क एंड फंक्शन स्पेसिफाइड इन द यूज केस डिस्क्रिप्शन। जो आपने यूज केस एनालिसिस में आप यूज केस डिफाइन करते हैं और डिज़ाइन में आप उस यूज केस को डिस्क्राइब करते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ यूज केस इज रियलाइज, जिसको हम यूज केस रियलाइजेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, और कहाँ परफॉर्म होती है, जो एनालिसिस और डिज़ाइन का जो आउटकम होगा वो आपको हेल्प आउट कर रहा होगा इम्प्लीमेंटेशन फेज पे, जहाँ आप कोड कर रहे होंगे। fulfills all its requirement, सारी की सारी रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड इन एनालिसिस एंड डिजाइन। कुछ भी मिस हो गया तो जाहिर सी बात है वो कोड पे भी मिस होगा। सो अब आप कोड के लिए आपके पास कोडिंग फेज के लिए इनपुट क्या होगा, एनालिसिस एंड डिजाइन का आउटपुट। इज स्ट्रक्चर टू बी रोबिस्ट, इजी टू चेंज इफ एंड व्हेन इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंज। और आपका आर्किटेक्चर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना रोबिस्ट होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो यू कैन डू इट, चेंज कर सकें। और उस चेंज का जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी चेंज करना चाहें तो हो सकती है, और उस चेंज का थ्रू आउट कैसे इफेक्ट पड़ेगा उसको भी आपने जो है वो मॉनिटर करना है। सो एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जो चीज़ आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई, आपने उस रिक्वायरमेंट को किस तरीके से एनालाइज और डिज़ाइन करना है, सो दैट जब आप कोडिंग फेज पे पहुंचे तो कोडिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो। इम्प्लीमेंटेशन पर्पस क्या है, कोड। यहाँ पे हम कोड कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो चीज़ हमने एनालिसिस और डिज़ाइन किया है उसको अब हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। जो हमने क्लास डायग्राम बनाई थी एनालिसिस फेज में, डिज़ाइन फेज में उसको डिटेल किया क्लास डायग्राम को, उसको अब हम एक्चुअली सोर्स कोड उसका राइट डाउन करेंगे। टू इम्प्लीमेंट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, सोर्स फाइल्स, बाइनरीज, एग्जीक्यूटेबल्स एंड अदर्स। मतलब जो हमारी सोर्स फाइल्स होंगी, फिर जब हम उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एमएसआईएल में, एसएमडी फाइल बनेगी, फिर उसके बाद जब हम उसको रन करेंगे ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, उसकी एग्जीक्यूटेबल्स, बाइनरीज एंड ईच एंड ऑल थिंग, जब हम कंपोनेंट्स को सिंक करते चले जाएंगे, इंटीग्रेट करते चले जाएंगे, तो वो हमारे पास सोर्स कोड जो इम्प्लीमेंटेशन है। टू टेस्ट द डेवलपमेंट कंपोनेंट एज यूनिट, पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होती है, पहले हर कंपोनेंट इंडिविजुअल टेस्ट होता है, फिर जब हम उसको इंटीग्रेट करते चले जाते हैं तो फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। फिर हमें जो कोई नेटवर्क ऐड ऑन करना हो, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करनी हो, और चीज़ें ऐड ऑन करनी हो, तो फिर हम पूरा एज एक सिस्टम टेस्ट कर रहे होते हैं। जब सबका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है तो फिर हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। To integrate the results produced by individual implementers or teams into an executable system, यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, जो इंडिविजुअल डेवलपर ने कोड किया होगा उस सबको कंबाइन करके इंटीग्रेट करके एक फाइनल एक एग्जीक्यूटेबल सिस्टम के अंदर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। टेस्ट, टेस्टिंग वर्कफ्लो का प्रोसेस हमारे पास पर्पस क्या है, टू वेरीफाई द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक डाटा कैसे जा रहे हैं, उनकी इंटरेक्शन कैसे हो रही है। टू वेरीफाई द प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से। टू वेरीफाई दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन करेक्टली इम्प्लीमेंटेड, ये टेस्ट करने के लिए कि जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई, जो फंक्शनैलिटी है वो सारी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी फुलफिल हो रही है। To identify and ensure defects are addressed prior to the deployment of the software। और क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी जो डिफेक्ट्स हैं वो प्रॉपरली एड्रेस होनी चाहिए, सो दैट जब हम डिप्लॉय कर दें सॉफ्टवेयर, यानी कि रनिंग एनवायरनमेंट पर रखते हैं, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट पर रखते हैं, तो हमारे पास जो है वो एरर ना आए, एरर फ्री सॉफ्टवेयर हो हमारे पास। डिप्लॉयमेंट, अच्छा अब आप जो पूछ रहे होते हैं ना डिप्लॉयमेंट क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या है, देखें डिप्लॉयमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर, मीन जो एंड प्रोडक्ट है, यूजर इंटरफेस, पैकेजिंग द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की पैकेजिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, सीडी में देनी है, ऐसे किस तरीके से प्रोवाइड करना है, कोई ट्यूटोरियल देना है कि किस तरीके से यूज़र यूज़ कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग द सॉफ्टवेयर, हाउ कैन डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में करना है, अगर कस्टम बिल्ट है तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में करना है, उसको किस
तरीके से करना है, इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर, वहाँ पे जाके उनके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एंड प्रोवाइडिंग हेल्प एंड असिस्टेंस टू यूजर्स, यूजर गाइड, यूजर मैनुअल्स, आपके पास ट्यूटोरियल्स भी हो सकते हैं कि कैसे यूज़ करना है ईच एंड एवरी। आप वर्कशॉप भी रख सकते हैं जिसमें आप सारे जो है वो क्लाइंट्स को बुला के उनको डिस्क्राइब कर दें और फिर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको जाके जो है वो उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं आप कुछ स्पेसिफिक यूजर्स को। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल की भी फॉर्म हो सकती है, वीडियो ट्यूटोरियल भी हो सकता है। तो दीज ऑल कम अंडर द डिप्लॉयमेंट, जिसमें आप एंड यूजर्स को के हैंड ओवर कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, डिप्लॉय करेंगे जब आप, तो उसके लिए यूज़र मैनुअल तो ज़रूरी है। जब हम कोई नई कोई हार्डवेयर परचेज करते हैं, लेट्स से टीवी लाते हैं, एसी लाते हैं, कोई भी नई चीज़ लाते हैं, तो उसके लिए उसका यूज़र मैनुअल भी होता है उसके साथ, जिसमें वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के साथ भी यूज़र मैनुअल रिक्वायर्ड होता है, और उसके साथ हमारे पास वीडियो ट्यूटोरियल भी होता है, जिसमें वो सीडी भी देते हैं आपको। वो सीडी आप चलाएं, उसमें वो वीडियो ट्यूटोरियल बता रहे होते हैं, ट्रबल शूट प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बता रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये भी जो है आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें आप एक पूरा यूज़र मैनुअल और ट्यूटोरियल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, आइटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस है थ्रू आउट, जब तक स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रोजेक्ट के जो है आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को प्लान करें, सारी रिक्वायरमेंट जब जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जिसमें हम चेंजेस को देख रहे होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम क्वालिटी, प्रोजेक्ट क्वालिटी जो थ्रू आउट स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में थ्रू आउट हम क्या करें, एक ऐसी चीज़ जिसमें हम प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकें। पहले हम प्लान लें, एंड देन थ्रू आउट हम ये चेक करते हैं कि अदर वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट, और अगर प्लान में कहीं डेविएशन आ रही है तो आप उसके रीज़न डिटरमाइन कर सकें और विद इन अ टाइम उसको ट्रैक करके आप दोबारा से वापस उस प्लान पे ला सकें। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट, कौन कब कैसे, कौन सा टास्क है, कौन करेगा, कब करेगा, ड्यूरेशन क्या होगी, स्टार्ट डेट क्या होगी, फिनिश डेट क्या होगी। ठीक है, कौन से टास्क आपस में डिपेंडेंट हैं, स्टाफिंग, कौन सी रिसोर्स को क्या टास्क असाइन करना है, किस रिसोर्स को जो है वो क्या रोल देना है, कौन क्या क्या कर सकता है। एग्जीक्यूटिंग वर्ड्स यू हैव प्लान नाउ यू विल एग्जीक्यूट इट, कि ये टास्क इस डेट पे स्टार्ट होना तो उसको स्टार्ट कर दें, रिसोर्सेज एलोकेट कर दें और रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू प्लान जो है वो वर्क कर रही हैं, एंड देन थ्रू आउट उसकी मॉनिटरिंग आप कर रहे होंगे कि जो चीज़ आपने प्लान की है आप उसको ट्रैक कर रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे, जिसके साथ साथ आप रिस्क को भी मैनेज कर रहे होंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट क्वालिटी इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट क्वालिटी अचीव करने के लिए वी हैव क्यूए डिपार्टमेंट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अलग से क्यूए डिपार्टमेंट भी होता है, जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। उनका क्या काम होता है कि जैसे ही आपका कोड कंप्लीट हो जाए, कोड कंप्लीट करने के बाद जब टेस्टिंग हो रही हो तो वो क्यूए डिपार्टमेंट जो इंडिपेंडेंट टेस्टर्स हैं वो कोड को टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटी इज नॉट जस्ट टेस्टिंग। जब हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज नॉट जस्ट टेस्टिंग, ये चीज़ माइंड में रख लें। पहले ये होता था कि हम क्योंकि कोड हो नहीं होता था तो हम टेस्ट नहीं कर पाते थे। अब हम ये चीज़ कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ये चीज़ डिटरमाइन की कि यू कैन इंश्योर क्वालिटी इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बिफोर कोडिंग एज वेल। वो आप कैसे कर सकते हैं, थ्रू डिफरेंट इंस्पेक्शन, रिव्यूज, वॉक थ्रूज, डिफरेंट एक्टिविटीज़। हर फ्रेमवर्क एक्टिविटी जब आप प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग करने के बाद भी आप उसको रिव्यू करें कि हमने प्लान बनाया सही है या नहीं है। ठीक है, पास्ट हिस्टोरिकल डाटा से आप
एस्टिमेशन वगैरह लेकर भी प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि आपकी क्वालिटी उसमें भी इम्प्रोवाइज होगी। आप एनालिसिस पे आए, एनालिसिस पे आपने मल्टीपल जो पास में प्रोजेक्ट्स या ऑर्गेनाइजेशन पे काम हो रहा है उनकी यूज केसेस देखें, अपनी चीज़ को कंपेयर करें और फिर उसको रिव्यू करें कि आपने जो काम किया दैट इज अप टू द मार्क और नॉट। तो आप कोडिंग फेज पे जाने का वेट ना करें, आप साथ साथ क्वालिटी इंश्योर करते हैं। सो क्वालिटी एश्योरेंस का एक अलग डिपार्टमेंट बिल्कुल हो सकता है, बट क्वालिटी एश्योरेंस इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट में क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं, इट्स बेसिकली रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर कि वो थ्रू आउट देखे कि हम प्लान को मीट करने के लिए कहीं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो फिर उसके लिए हमें क्या क्या जो है वो अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे और किस तरीके से हम इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, जिसमें आपके पास ये होता है कि अगर आपने कोई नई चेंज लाना है तो उस चेंज को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। We described how you can manage parallel development done at multiple sites and how to automate the build process। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट कैसे करनी है और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है साथ साथ, क्योंकि हम आइट्रेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन आइट्रेशंस पे पैरेलल कैसे काम हो सकता है और फिर जब वो काम हो जाएगा मल्टीपल साइट्स पे भी हो सकता है, तो फिर उसको आपस में इंटीग्रेट कैसे करना है। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एन आइटरेटिव प्रोसेस। ठीक है, आइटरेटिव प्रोसेस में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because where you may want to able to do builds as often as daily, something that would become impossible without powerful automation। यहाँ पे आप डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आपके पास स्प्रिंट और आइट्रेशन का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करनी होती हैं, तो आप मल्टीपल आइट्रेशन पैरेलल में भी चला रहे होते हैं। तो जब आप पैरेलल में चला रहे हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, वो आपस में इंटीग्रेट कैसे होंगे, कस्टमर को देना किस तरीके से, चंक्स में दे रहे हैं तो वो चंक्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो आइटरेटिव प्रोसेस में ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। एनवायरनमेंट। The purpose of environment workflow is to provide the software development organization with the software development environment, both processes and tools that are needed to support the development team। अच्छा, environment workflow हमें क्या बता रहा होता है कि हमारा environment अभी कैसा है फिर right now, और जो हमारे पास required हमें क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा add on करनी है, अगर कोई in terms of tools and in terms of processes। मार्केट में किन प्रोसेसेस पे काम हो रहा है, क्या हम वो प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो हमें इन प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करवाना है, और अगर इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। मीन्स कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज के पास इतना स्किल सेट है कि वो इन नए प्रोसेसेस को यूज कर ले। जैसे हमने स्पायरल और रेड पढ़ा था, एक प्रोसेस मॉड्यूल, स्पायरल और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है और उसको यूज करने के लिए आपको एक्सपीरियंस टीम चाहिए होती है, एक्सपीरियंस रिसोर्स चाहिए होती है जिसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा हो। तो क्या हम स्पाइरल यूज कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें क्या कोई ट्रेनिंग सेशन रखवाने पड़ेंगे, हमें कोई 2-3 अच्छे रिसोर्सेज हायर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उन प्रोसेसेस को हम कैसे फॉलो करवाएं। देन टूल्स, कौन कौन से अवेलेबल टूल्स हैं, किस करंट टेक्नोलॉजी पे मार्केट पे काम हो रहा है, हमें भी उस टेक्नोलॉजी पे काम करवाना चाहिए। कौन कौन से टूल्स पे काम हो रहा है जिन पे हम काम नहीं कर रहे, उन टूल्स पे काम करवाने के लिए पहले हमें कोई ट्रेनिंग सेशन करवाने चाहिए, ताकि, क्योंकि यूजली होता ही है कि हम जब किसी चीज़ पे यूज टू हो जाते हैं तो जब कोई नया चेंज आता है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, रेजिस्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज दे थिंक कि कोई नई चीज़ या जो आजकल हर चीज़ ऑटोमेशन आ गई, ऑटोमेशन उनकी जो है वो जॉब को डेंजर में डाल सकते हैं। तो इसीलिए लोग रेजिस्ट कर रहे होते हैं, एक रीज़न ये भी होता है और एक रीज़न ये भी होता है बिकॉज वी आर यूज टू, हम यूज टू हो चुके होते हैं। ठीक है, अगेन वही यही वाली सिचुएशन कि ऑनलाइन एजुकेशन का हमने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम तो यूज टू हो चुके थे उस मैनुअल सिस्टम पे कि जा रहे हैं सुबह क्लास ले रहे हैं, टाइम टेबल है स्केड्यूलिंग उसको फॉलो कर रहे हैं। हमने कभी उस टाइम पे तो दिमाग में था ही नहीं कि हम घर बैठे भी कभी क्लास ले सकेंगे, किसी के दिमाग में नहीं था। लेकिन जब ज़रूरत आई तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हमें उस चीज़ों को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ा, बिकॉज इट वॉज अ नीड। तो क्या ऐसे टूल्स हैं या कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिन पे और जगह काम हो रहा है हमारी तरफ नहीं हो रहा, तो हमने कैसे उसको अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करवाना है। और आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते कि बस अब हम नेक्स्ट टाइम स्पाइरल पे काम करेंगे या ये नए टूल पे काम करेंगे। आप कुछ सेट ऑफ पीपल से पहले कम्युनिकेट करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं,
फिर उनके थ्रू वो लोग बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। फिर आप एक ट्रेनिंग सेशन रखवाते हैं। सारे जो है मतलब पहले आप अपने रिसोर्सेज जब एग्री होंगी, जब काम करने वाली लोग एग्री होंगे, तभी आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अपने रिसोर्सेज को इसमें ये नहीं करना कि आपने इन्फोर्स करना है कि अब हम ये भी करेंगे, अब हम ये भी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस में लें, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उनको बताएं कि इस नई चीज़ को लर्न करने पर उनका अपना ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म पे ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, और फिर उसके हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको सिखाएंगे, और हम टाइम भी देंगे कि आप कितनी जल्दी, ज़रूरी नहीं है कि हम फ़ौरन ही शिफ्ट कर जाएं। पहले हम जब सब उस पे जो है वो एग्रीड होंगे, सेटिस्फाई होंगे, तभी हम मूव करेंगे। The environment workflow also contains a development kit, providing you with the guideline, templates and tools necessary to customize the process. इसके अलावा आप डेवलपमेंट किट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें गाइडलाइंस होंगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होंगी, फॉर्मेट्स होंगे, टेम्पलेट्स होंगे डॉक्यूमेंट्स के कि क्या काम कैसे करना है, टेम्पलेट्स बने होंगे, टूल्स गिवन होंगे कि कौन कौन से टूल्स यूज़ करना है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आप एमएस प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हर काम को करने के लिए सूटेबल टूल्स आप बता दें, और उन टूल्स को यूज़ करने का कस्टमाइजेशन भी बता देंगे कैसे, बेसिक चीज़ें बता दें। फिर वो तो जब हम यूज टू चीज़ें यूज़ करने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम साथ साथ भी लर्न कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा, जब तक तो आप किसी को भी ट्रेन नहीं कर सकते। ठीक है, वर्क फ्लो नेम एंड यूएमएल डायग्राम्स कौन कौन सी यूज हो सकती हैं। बिजनेस मॉडलिंग, बिजनेस ऑब्जेक्ट मॉडल। रिक्वायरमेंट के लिए यूज केस मॉडल, यूज केस डायग्राम यूज होगी। एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए एक्टिविटी सीक्वेंशियल डायग्राम, क्लासेस एंड पैकेज डायग्राम। इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे आप, यानी कि रन टाइम पे एक्चुअल कोड पे क्लासेस बनाएंगे और उनके रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। टेस्टिंग के लिए आप आइटरेटिव टेस्टिंग यूज कर रहे होंगे, जिसमें आप आइटरेशन में एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होंगे। डिप्लॉयमेंट के लिए डिप्लॉयमेंट डायग्राम, तो ये आप एक्चुअल काम करने से पहले ये सारी चीज़ें डायग्राम्स के थ्रू सिस्टम की मैपिंग कर रहे होंगे। बिजनेस मॉडलिंग में आप ऑब्जेक्ट मॉडल बनाएंगे, रिक्वायरमेंट में आप यूज केस डायग्राम बनाएंगे, एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए आप यूज केस मॉडल को देखते हुए एक्टिविटी सीक्वेंस और क्लास और पैकेजेस डायग्राम बनाएंगे। फिर इन्हीं एक्टिविटी सीक्वेंशियल डायग्राम और क्लास डायग्राम को देखते हुए इम्प्लीमेंटेशन में आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। देन फिर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को और क्लासेस को आप टेस्ट करेंगे आइट्रेशंस में। एंड डिप्लॉयमेंट करते वक्त आप डिप्लॉयमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें आपका सिस्टम, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सब पहले आप एक डायग्रामिक पिक्चर व्यू देंगे, और फिर उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई क्यूरी है? कंटिन्यू करूं? कोई सवाल नहीं है, कोई क्यूरी नहीं है, सब क्लियर है? क्विज ले लूं? अच्छा, यहाँ तक कोई क्यूरी है?
ओके, चलो ये मीटिंग एंड हो जाती है तो ऑफ कर लेते हैं। काफ़ी सारा आज हमने पढ़ लिया है। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। ठीक है, यूज केस डायग्राम को ओवरव्यू में दे देती हूँ। हाँ, इस कोर्स में तो ऐसी थ्योरी ही है, लेकिन ये है कि अब आगे से जब हम डायग्राम्स पढ़ेंगे तो फिर हम अब डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो वो थोड़ा सा कुछ थ्योरी से हटेंगे, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करेंगे। कोई भी न्यूज़ नहीं है कि कब तक, अभी तक कोई इतलात नहीं है हमारे पास। एग्जाम में लॉजिकल होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि डिफाइन बिजनेस मॉडलिंग एंड डिफाइन, इसका जो पेपर है वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा। हो सकता है कि मैं कुछ यूज केस डायग्राम बना दूं और आपसे कहूं कि ये इसमें कुछ लिमिटेशंस अगर आपको लग रही हैं तो आप बताएं, आप इसको और मॉडिफाई करें, या आप इस यूज केस को देखते हुए सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ करें, या मैं आपको एक सिनेरियो बता दूं एक बिजनेस प्रॉब्लम का, और उस प्रॉब्लम को मैं कहूँ कि आप जो है वो थ्रू बिजनेस मॉडलिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो वो सिनेरियो बेस्ड पेपर होगा और कॉन्सेप्चुअल होगा। वर्ड डिफाइन, लिस्ट डाउन, ऐसी चीजें कम होंगी, होंगी लेकिन कम होंगी। ठीक है, यूज केस डायग्राम का ओवरव्यू दे दूं कि बिहेवियरल डायग्राम है, यूएमएल की बिहेवियरल डायग्राम है जिसमें आप सिस्टम की इंटरेक्शन बता रही हैं। ठीक है, सिस्टम बिहेवियर फ्रॉम अ यूजर्स स्टैंड पॉइंट, यूजर के स्टैंड पॉइंट से सिस्टम का बिहेवियर बता दोगे। जैसे मैं एक यूजर हूँ, तो मैं किस तरीके से सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, ये बिहेवियर को डिटरमाइन कर रही होगी आपकी यूज केस डायग्राम। टेक्निक फॉर गैदरिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो है वो टेक्निक बता रहा होगा। एन आउटसाइड व्यू ऑफ अ सिस्टम, ताकि आपका यूजर जो है वो सिस्टम का एक आउटसाइड व्यू जो है वो गेट कर सके। ठीक है, विदाउट गोइंग टू द इंटरनल डिटेल्स। द एम्फेसिस इज ऑन व्हाट अ सिस्टम डज रादर देन हाउ, और एम्फेसिस आपका क्या होगा कि सिस्टम क्या कर सकता है विदाउट नोइंग द हाउ फैक्टर, कैसे कर रहा है ये आपकी वो नहीं है, बस क्या क्या कर रहा है आप वो डिटरमाइन कर रहे हैं। क्योंकि ये हाई लेवल डायग्राम है ना, आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग के वक्त कर रहे हैं, तो इसमें इतनी डिटेल्स आप नहीं अभी यूज करेंगे। ठीक है, साथ साथ आप एक ये काम ये करेंगे, अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें सेशन की काइंडली। ठीक है, यूज केस डायग्राम यूसीडी इज वेल suited टू द टास्क ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑल ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी डन विद अ डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, यूज केस डायग्राम में आप वो सारे टास्क डिस्क्राइब कर सकते हैं जो आप अपने डेटाबेस के साथ कर सकते हैं, और कौन कौन क्या क्या कर सकता है। लेट से एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, डाटा एंट्री पर्सनल है, वो कैसे कर सकते, क्या क्या चीज़ें कर सकता है, डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकते हैं। You should not use case diagram to represent exception behavior when error happens, or to try to illustrate the sequence of steps that must be performed in order to complete a task. Use sequence diagram to show these design features. जो डिज़ाइन से रिलेटेड फीचर्स हैं वो सारे आप यूज केस डायग्राम में शो नहीं करेंगे, बल्कि आप वो कहाँ मेंशन करेंगे, सीक्वेंस डायग्राम में। एलिमेंट्स ऑफ यूज केस डायग्राम, एक्टर्स, यूजर और आउटसाइड सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने क्या बताया, एक्टर कैन बी अ यूजर और एन आउटसाइड सिस्टम, थर्ड पार्टी एक्सटर्नल सिस्टम एज वेल, दैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम्स, एक्टर्स एंड यूज केसेस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टर्स, पेशेंट विजिट डॉक्टर्स इन द क्लिनिक फॉर द मेडिकल टेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास एक्टर्स कौन कौन होंगे, डॉक्टर एंड पेशेंट। टाइप्स ऑफ एक्टर, प्राइमरी, सपोर्टिंग।
प्राइमरी एक्टर्स कौन से होंगे? टू होम सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज, जिनको सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा लाइक कस्टमर। सपोर्टिंग कौन होंगे? जो आपकी सिस्टम को वर्क करने में हेल्प आउट कर रहे होंगे। हु हेल्प द सिस्टम टू प्रोवाइड द सर्विसेज लाइक बैंक। जैसे एटीएम में अगर हम कहें तो प्राइमरी एक्टर कौन होगा? आपका यूजर। और सपोर्टिंग एक्टर कौन होगा? बैंक। So we have two types of actors, primary and supporting. Use cases, representation of use cases. ठीक है, आप यूज केसेस क्या होंगे? पहला आपका एलिमेंट है यूज केस डायग्राम में एक्टर, एंड सेकंड वन इज यूज केस। यूज केसेस बेसिकली क्या है? वो एक्शंस, वो सारे एक्शन जो सिस्टम परफॉर्म कर सकता है। A sequence of actions a system performs that yields a valuable result for a particular actor. Discrete business functions. ठीक है, लेट से जो हमने अभी एप्लीकेशन देखी थी डॉक्टर और पेशेंट की, तो यहाँ पे क्या उसके यूज केसेस क्या हो सकते हैं? मेक्स अपॉइंटमेंट, परफॉर्म मेडिकल टेस्ट। सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री क्या होगी? यूज केसेस इन अ बाउंड्री एंड एक्टर्स आउटसाइड द बाउंड्री कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम बाउंड्री क्या होती है? डिटरमाइन कर रही होती है कि जो है वो एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर सारे यूज केसेस और एक्टर्स आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री कैसे उन यूज केसेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एटीएम की एग्जांपल ली है, तो अ यूजर इज एन एक्टर और एटीएम के ये सिस्टम है और ये सारे यूज केसेस हैं। विथड्रॉ कैश, चेक बैलेंस, डोनेट मनी, transfer money. So these all are the use cases, a sequence of activities which can be performed through this system ATM. एंड हमारे पास एरो लाइंस होती हैं जो ये डिटरमाइन कर रही होती हैं हाउ एन एक्टर कैन कम्युनिकेट थ्रू दिस यूज केसेस। आज की क्लास में सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में डिफरेंट यूज केसेस देखेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप इन यूज केस डायग्राम्स इंक्लूड। ठीक है, ये मेरे पास एक यूज केस ए है जिसके अंदर हमने और यूज केसेस यूज किए, यूज केस बी, यूज केस सी, यानी कि एक यूज केस के अंदर, एक एक्टिविटी के अंदर वी हैव मल्टीपल एक्टिविटीज। तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? यूज केस प्लस करके यूज केस बी एंड यूज केस सी। लेट से हमारे पास एक यूज केस है चेकआउट का, तो चेकआउट करने के लिए हमें क्या क्या और फर्दर आइटम्स करने पड़ेंगे? स्कैन आइटम, पहले आपके आइटम्स स्कैन होंगे, कैलकुलेट टोटल एंड टैक्स, जितने टोटल है और टैक्स कितना है, एंड देन आप पेमेंट करेंगे। तो ये सारे आर ऑल थ्रीज आर सब प्रोसेसेस ऑफ चेकआउट। जी वसीम। मैम, जो हम लोग ये सब प्रोसेस वाली जो चीज कर रही है, पहले हम अलग से एक यूज केस बनाएंगे फिर इसके अंदर एंटर करेंगे, या इसी इसी के अंदर होगा? फिर नहीं, पहले हम एक यूज केस डिटरमाइन करेंगे, उस यूज केस के अंदर अगर कुछ और सब यूज केसेस आ सकते हैं तो वो हम डिफाइन करेंगे लाइक दिस। जैसे पहले सबसे पहले मैंने एक यूज केस बना दिया चेकआउट। अब मैं अगर उसको और डिटेल करना चाह रही हूँ कि चेकआउट में क्या क्या चीजें होंगी, तो फिर हम उसको इस तरीके से फर्दर सब यूज केसेस बनाएंगे और फिर उसको हम इंक्लूड में डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर ये जो इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला है ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, पहले हम कुछ यूज केसेस, सिंपल यूज केसेस की एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद इंक्लूड और एक्सक्लूड देखेंगे। ठीक है, कि इंक्लूड वाले को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते कभी भी, इसको फिर हम फर्दर ब्रेक करेंगे अनदर यूज केसेस में। वो हमारे पास इंक्लूड वाली फंक्शनैलिटी होगी, जिसमें अब फिर उसके बाद हम एक्सक्लूड भी देखेंगे कि एक्सक्लूडेड वाली फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या होती है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम होपफुली इंशाल्लाह डिटेल में जो थर्सडे को होगी उसमें देखेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिफरेंट सिस्टम्स की डिफरेंट यूज केसेस डायग्राम्स हम मैप करेंगे इसमें इंशाल्लाह। कोशिश ये करेंगे कि चीज़ें ये और समझ में आ जाएं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मीटिंग एंड होने वाली है, क्लास एंड करते हैं। अटेंडेंस सबने आई गेस दे दिया चैट